राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर गोविंद देवगिरी की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भूल के लिए मैं रोज प्रायश्चित कर रहा हूं। गोविंद देवगिरी का यह ताजा बयान, प्रायश्चित के लिए विशेष जाप कर रहा हूं। राम मंदिर में 70 पंडितों के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है। ये गोविंद देवगिरी कह रहे हैं, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, जिनसे लगातार इस बात को लेकर सवाल हो रहे हैं कि जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुई है उसके बाद क्या ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। गोविंद देवगिरी कह रहे हैं कि अपनी भूल के लिए रोज प्रायश्चित कर रहा हूं। सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा, इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है और हमने उसको उठाना आरंभ भी किया है। क्या क्या किया है मैंने आपको बतलाया। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को आपने सुना। उनकी सफाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रायश्चित करने से क्या चढ़ावा चोरी के पाप धुल जाएंगे? यह पहला और सबसे बड़ा सवाल है। अनुष्ठान से मंदिर ट्रस्ट पर लगे दाग साफ हो जाएंगे क्या? 70 पंडितों के अनुष्ठान से दोषियों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी? 10 दिन के अनुष्ठान से महीनों की चोरी माफ हो जाएगी क्या? रोज की पूजा से कर्तव्यों में चूक की भरपाई हो जाएगी? जाप बढ़ा देने से ट्रस्ट पर भरोसा लौट जाएगा क्या? ये वो अहम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे होंगे गोविंद देवगिरी के इस ताजा बयान को देखकर सुनकर। अयोध्या से हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, बीते दिनों यह खबर आई थी कि गोविंद देवगिरी विचार कर रहे हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अगर कहा जाएगा तो। उन तमाम खबरों को धता बताते हुए गोविंद देवगिरी के इस बयान का सीधा सीधा मतलब तो यही है कि वो प्रायश्चित करेंगे, जप करेंगे, पंडितों के अनुष्ठान होंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। देखिए समीर, जब से ये चढ़ावा चोरी प्रकरण शुरू हुआ तब से ही गोविंद देवगिरी का जब पहला बयान आया, यानी कि लिखित स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया, तभी से वो लगातार डिनायल मोड पे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, मैं कहीं से भी गलती में नहीं हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। और जो लोग जिम्मेदार पद पर बैठे थे उनके से लापरवाही हुई, जिसके कारण ये घटना हुई। कोषाध्यक्ष होते हुए भी वो कोषाध्यक्ष के पद पर जो काम उनके थे, उनकी जो जिम्मेदारियां थी, उसको नकारते हुए अपने वक्तव्य में लगातार कहते रहे कि पैसों का लेना देना मेरा काम नहीं था, चढ़ावों को एक्सेप्ट करना मेरा काम नहीं था। जो स्थानीय ट्रस्टी थे वो लेन देन का काम देखते थे। आज भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात दोहराई है। तो कहीं से भी अपनी गलती या अपनी जिम्मेदारी तय करने वाला स्टेटमेंट अभी तक गोविंद देवगिरी से नहीं आया था और आज की पुणे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनका बयान लगभग उसी के आसपास रहा। उनके इस्तीफे की खबरें आ रही थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी कि उन्होंने ट्रस्ट के समक्ष अपनी ये इच्छा रखी है कि अगर लगता है लोगों को कि वो जिम्मेदार हैं तो वो भी अपना पद त्यागने को तैयार है। लेकिन आज मीडिया के सामने आकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वो पद को त्यागने नहीं जा रहे हैं, यानी कि उनकी तरफ से कोई इस्तीफे की पेशकश अभी तक नहीं है, यानी कि वो अपने पद पर बने रहेंगे। वो समय भी नहीं दे सकते हैं, वो जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन पश्चाताप करने की बात कह रहे हैं तो फिर किस बात का? और यदि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महासचिव और ट्रस्टी इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर नैतिक जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की भी क्यों ना हो? इस बात का जवाब उन्होंने अपने जाहिर तौर पर अपने वक्तव्य में नहीं दिया। तो कुल मिलाकर जो निष्कर्ष निकलता है उनके बयानों से वो यही निकलता है कि वो अपनी जिम्मेदारी तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन हाँ वो अनुष्ठानों के जरिए प्रायश्चित करने की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि क्या सिर्फ अनुष्ठान कर देने से और 70 पंडितों को अनुष्ठान पर बिठा देने से ये पाप धुल जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब गोविंद देवगिरी नहीं दे सके हैं।
बात है, इस्तीफा नहीं देंगे, अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए फिलहाल वो तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अनुष्ठान कराने की बात कर रहे हैं पंडितों के जरिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुष्ठान कराने के बाद राम भक्तों का जो ट्रस्ट है वो राम मंदिर ट्रस्ट में वापस आ जाएगा या फिर और कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और आगे बढ़ने से पहले फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें यूपी एक्सप्रेस में देखते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने बयान दिया, कहा मेरा इस्तीफा देने का विचार नहीं है। चंपत राय की लापरवाही से चढ़ावा चोरी की घटना हुई। चढ़ावा चोरी की रकम 3 करोड़ के आसपास हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का असर दिख रहा है। दान पात्रों में नकद चढ़ावा लगातार कम हुआ है। श्रद्धालु रसीद कटवाकर दान कर रहे हैं। जून में औसतन रोजाना 20 से 24 लाख बैंक में जमा होते थे। 10 जुलाई तक चढ़ावा गिरकर 9 लाख पहुंचा। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना के बाद दूसरे प्रमुख मंदिरों के प्रबंधन अलर्ट। कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाले कपड़े पहनना अनिवार्य। अयोध्या में वकीलों का पुलिस को अल्टीमेटम। एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम शामिल करने की मांग। गाजियाबाद में पुलिस की संवेदनहीन चेहरा सामने आया है, जहां मदद के लिए पिंक बूथ पहुंचे युवक की मौत हो गई। पुलिसकर्मियों ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस बूथ का दरवाजा पीटने से हाथ की नस कट गई। युवक की मौके पर मौत। गोरखपुर में एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मुठभेड़ में ढेर हुआ 1 लाख का इनामी बदमाश। बसपा नेता की हत्या का था आरोप। और औरैया में कार सवार दबंगों ने होटल कर्मचारी के साथ की मारपीट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। मिर्जापुर में इनकम टैक्स ने किसान को भेजा 41 करोड़ का नोटिस। 7 करोड़ जीएसटी जमा करने को कहा। रिश्तेदारों ने काम दिलवाने के नाम पर दिल्ली में खुलवाया था बैंक खाता। रामपुर में पीडब्ल्यूडी ने मस्जिद और दरगाह की जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजा। पीडब्ल्यूडी ने कहा वैध कागजात नहीं मिलने पर मस्जिद और दरगाह को हटाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में अटकी लिफ्ट में सवार थे 4 बच्चे। लिफ्ट में तकरीबन 30 मिनट तक फंसे रहे बच्चे। बुलंदशहर में जेसीबी और बाइक की टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा शख्स घायल। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मुरादाबाद में बाढ़ से जलमग्न हुए कई गांव। किसानों की फसल भी बर्बाद। बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सड़कें भी पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नासिक में भवली डैम पर घूमने गए एक परिवार के महिला सदस्य के साथ पहले तो छेड़छाड़ की गई, फिर विरोध करने पर कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। नासिक में हुई वारदात के दौरान अभियुक्तों ने न सिर्फ परिवार के साथ छेड़छाड़ की, मारपीट की, बल्कि लगभग 15 किलोमीटर तक उनका पीछा किया, कार को नुकसान पहुंचाया। देखिए कैसे कार पर डंडे से हमला हुआ। बाइक से पीछा कर कार पर डंडे मारे गए। कार को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल ये परिवार इगतपुरी कस्बे में भवली डैम और वाटरफॉल घूमने गया था। इस दौरान वहां मौजूद एक ग्रुप ने परिवार की महिला सदस्य पर सीटी बजाई, उसके साथ छेड़छाड़ की। परिवार ने विरोध किया तो वो लोग भड़क गए और आक्रामक हो गए। परिवार की कार का पीछा किया, हमला कर दिया। लाठियों और लोहे की रॉड से परिवार के सदस्यों को पीटने की कोशिश की, गाड़ी को तोड़ दिया। पीड़ितों का कहना है कि जैसे ही हमला शुरू हुआ वो अपनी जान बचाने के लिए तेजी से निकल गए। हालांकि अभियुक्तों ने कार का लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक पीछा किया। रास्ते में कई जगहों पर उन पर हमला करने की कोशिश हुई। घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर नासिक में मामला दर्ज किया गया है। अमरोहा में एक सिपाही पर नशे की हालत में 2 लोगों को अपनी कार से कुचलने का आरोप लगा है। घटना सोमवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नशे में धुत सिपाही संजीव तोमर ने अपनी कार से अमित कुमार और रविंद्र को टक्कर मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अभियुक्त और पीड़ित तीनों डिडौली गांव के निवासी हैं। टक्कर मारने के बाद सिपाही रुकने की बजाय भागता दिखा, जबकि टक्कर के बाद कार की आगे का टायर निकल गया। बावजूद इसके वो कार को पूरी रफ्तार के साथ चलाता रहा। इस दौरान सड़क पर चिंगारी निकलती दिखी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद सिपाही ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इस दौरान उसकी कार का एक टायर निकल गया, लेकिन वो बिना टायर के ही कार को हाईवे पर दौड़ाता रहा।
मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने सिपाही का पीछा किया, जोया टोल प्लाजा के पास उसकी कार को रोका। इसके बाद भीड़ ने सिपाही की जमकर धुनाई की। जानकारी मिलते ही डिंडौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अभियुक्त सिपाही को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया और थाने ले गई। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मामले में सिपाही संजीव तोमर के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित दूसरे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और वहीं इंदौर में मामूली कट लगने की बात पर 2 बाइक सवार युवकों ने एक कारोबारी पर और उसकी कार पर हमला कर दिया। एक युवक कार के बोनट पर चढ़ गया और बोतल से उसके शीशे को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीच सड़क रोड रेस का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। रावजी बाजार थाना इलाके के मोती तबेला इलाके में मामूली कट लगने की बात पर 2 बाइक सवार युवकों ने एक कारोबारी की कार पर हमला बोल दिया। घटना के दौरान एक युवक कार के बोनट पर चढ़ गया और बोतल से कार का शीशा तोड़ दिया। पूरी घटना का वीडियो कारोबारी की पत्नी ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी पीयूष अपनी पत्नी के साथ घर से आइसक्रीम खाने के लिए कार से निकला था। जब उसकी कार तंबोली बाखल इलाके से गुजर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल और कार के बीच कट लगने की बात को लेकर विवाद हो गया। शुरुआत में मामूली कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद मामला इतना बढ़ गया कि बाइक सवार युवकों ने कार पर हमला कर दिया। 2 आरोपियों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें FIR रजिस्टर्ड कर ली गई है। इसमें ये जो आइडेंटिफिकेशन हुई है उस पर 2 लड़कों की जिनका कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ये दैनिक मजदूरी करते हैं। और भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। तो भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से फिलहाल इनकार कर दिया गया है। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है। हाई कोर्ट का भोजशाला के मामले में जो आदेश था, और आदेश क्या था कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है, और अब इस मामले में यह नई जानकारी सामने आ रही है कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है इनकार। तो MP के भोजशाला को लेकर यह बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। क्योंकि भोजशाला में हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा और अहम फैसला, जरा इसके मायने समझाइए। अब मुस्लिम पक्ष के पास ऑप्शन क्या बचा है? जी समीर, देखिए, इस मामले में जो हाईकोर्ट का आदेश था, उस का अधिकार दिया गया था वो हिंदू पक्ष को दे दिया गया था, और इस स्थिति में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। उस अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया, लेकिन इस मामले पर जो रोक लगाने या यथास्थिति की मांग थी उसको सिरे से नकार दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने, और ये साफ तौर पर कहा कि इस मामले पर वो रोक लगाने का आदेश नहीं जारी कर रहे हैं और वहां पर स्थितियां सामान्य हैं। हालांकि इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी अभी इस पहलू पर दलीलें पेश कर रहे हैं, और देखना ये होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपने आदेश में कोई फेरबदल करता है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट कर चुका है कि इस मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर फिलहाल कोई रोक या यथास्थिति का आदेश नहीं जारी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिर्फ नोटिस जारी किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि हुजैफा अहमदी जो दलीलें पेश कर रहे हैं उससे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना सहमत होते हैं। पीयूष, ये बताइए कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका भी जिक्र हुआ आज की सुनवाई के दौरान, क्या कहा गया और उस पर क्या रिएक्शन था अदालत का? बिल्कुल, देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये दलील पेश की गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मसले पर जो इंटरप्रिटेशन दिया है हाई कोर्ट ने, उसको लेकर के यहाँ पर ऐतराज जताया गया। हालांकि उस ऐतराज को सिरे से खारिज न करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम इस मामले पर पूरे 1 दिन की सुनवाई करेंगे और तब इस मामले पर गौर करेंगे कि आखिर कहां पर किस
आधार को देखा गया है और हाईकोर्ट ने किन पहलुओं पर फैसला दिया है। और चीफ जस्टिस ने ये क्लियर किया कि हम इस मामले पर फिलहाल नोटिस जारी कर रहे हैं और आगे जो सुनवाई होगी हम पूरा 1 दिन इस मामले पर सुनवाई करेंगे। ठीक है। और तब आगे कोई निर्णय लेंगे। जी समीर। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात राजस्थान की करते हैं। जयपुर के एका क्लब में बदमाशों की बर्थडे पार्टी खूनी संघर्ष में बदल गई। मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना में धौलपुर जिले के रहने वाले अन्नू गुर्जर की मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। जयपुर में हुई इस वारदात में जांच में सामने आया कि घटना के समय भरतपुर ओपन जेल से फरार होकर जयपुर पहुंचे 2 सजायाफ्ता कैदी भी पार्टी में मौजूद थे। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त अनुज गुर्जर के साथ कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर और राजेश गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, जबकि कुछ बदमाश फरार हैं। उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात का मुख्य अभियुक्त अनुज गुर्जर भरतपुर जिले का आदतन अपराधी है। डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड का अभियुक्त रहा है। मृतक अन्नू गुर्जर और कुलदीप उर्फ कुल्लू गुर्जर आपस में रिश्तेदार थे। अभी तक अन्नू का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया। बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात के मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर के साथ एक लड़की भी थी, जिसे थप्पड़ मारने पर विवाद शुरू हुआ था। झगड़े में जो कुलदीप गुर्जर जो भरतपुर से आया था, उसके मामा का लड़का अन्नू गुर्जर जो धौलपुर निवासी है, उसके गंभीर चोटें आई, जिसे धनवंतरी हॉस्पिटल ले गए। उसके साथी वहां से मृत्यु हो गई। इस संबंध में उसके साथी द्वारा 4 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया है। उसके परिवारजन धौलपुर से आ गए, उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और गाजियाबाद पुलिस पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। पिंक बूथ पर मदद मांगने पहुंचे युवक की मौत हो गई। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम इलाके में पुलिस की संवेदनहीनता का मामला सामने आया। आरोप है कि मदद के लिए पिंक बूथ पहुंचे युवक को अंदर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद युवक ने शीशे के दरवाजे पर हाथ मारा, जिससे शीशा टूट गया और उसके हाथ की नसें कट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक काफी देर तक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा रहा। आरोप है समय पर एम्बुलेंस और प्राथमिक उपचार नहीं मिलने से उसकी हालत बिगड़ गई। बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। दरअसल ऑटो चालक से विवाद के बाद युवक 40 मिनट तक गुहार लगाता रहा, मगर महिला पुलिस कर्मियों ने कार्यालय का दरवाजा तक नहीं खोला। घबराहट में उसने दरवाजे के शीशे पर दोनों हाथ मार दिए। शीशा टूटते ही कांच हाथों में धंस गया, नसें कट गई, तेजी से खून बहने लगा। बाद में अस्पताल ले जाया गया, पर तब तक सांसें थम चुकी थी। मामला गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस का है। बिहार के सिवान जिले के 22 साल के राजकुमार का ऑटो चालक से किराए को लेकर विवाद हो गया था। और अमरावती शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर एक बेखौफ चोर ने बाहुबली अंदाज में दिन दहाड़े एक जिम के बाहर लगा 40 किलो का वाटर कूलर उखाड़ डाला। उसे अपने कंधे पर लादा और मजे से टहलता हुआ फरार हो गया। महाराष्ट्र के अमरावती से चोरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ एक शातिर चोर ने ना तो किसी का डर दिखाया और ना ही लोगों की मौजूदगी की परवाह की। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में दिन दहाड़े एक जिम के बाहर लगा करीब 40 किलो वजनी वाटर कूलर अपने कंधे पर उठा लिया और आराम से चलता बना। हैरानी की बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। घटना अमरावती शहर के राजकमल चौक के पास एक जिम के बाहर के पोर्च की है। जिम संचालक सुशांत रोडे ने लोगों की सुविधा के लिए पोर्च में ठंडे पानी का वाटर कूलर लगवाया था। दोपहर के समय ये युवक यहाँ पहुँचा। पहले उसने आसपास का जायजा लिया और फिर बिना किसी हड़बड़ी के वाटर कूलर को पाइपलाइन से अलग किया और ना ही कूलर के वजन की परवाह की और ना ही किसी तरह की मशक्कत की। बड़े ही आराम से कंधे पर रख लिया। दोपहर बाद जब जिम संचालक सुशांत रोडे जिम पहुँचे तो वाटर कूलर गायब था। पाइपलाइन टूटी हुई थी। शक होने पर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पूरी चोरी साफ दिखाई दी। अलीबाग समुद्र तट पर शराब के नशे में एक पर्यटक ने लहरों के बीच अपनी जान जोखिम में डाल दी। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ के अलीबाग समुद्र तट की इस घटना का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि समुद्र की लहरें कितनी तेज हैं। बावजूद इसके इस पर्यटक ने इसकी परवाह नहीं की और जान जोखिम में डाल दी। दरअसल लाइफ गार्ड्स की नजर से बचकर समुद्र में तैरने गया पर्यटक कुछ ही देर में गहरे पानी में फंस गया और डूबने लगा।
ये देखते ही लाइफ गार्ड्स ने बिना एक पल गवाए समुद्र में छलांग लगाई और लगभग 100 से 150 मीटर अंदर जाकर उसे सुरक्षित किनारे पर ले आए। मिली जानकारी के अनुसार पुणे के रहने वाले 30 साल के शाहरुख शेख शराब के नशे में समुद्र में उतर गया था। कुछ दूरी तक जाने के बाद वो ऊंची लहरों में फंस गया और डूबने लगा। इस दौरान लाइफ गार्ड कुणाल सारंग, प्रथमेश सारंग, नीलेश कामतेकर और महेश पाटिल ने सूझबूझ दिखाते हुए बहादुरी का परिचय देते हुए तुरंत समुद्र में प्रवेश किया। तेज लहरों का सामना करते हुए वो 100 से 150 मीटर अंदर तक पहुंचे और पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकालकर उसकी जान बचा दी। इस बीच समुद्र तट पर आने वाले पर्यटकों से अपील की गई है कि वो शराब के नशे में समुद्र में ना उतरे और लाइफ गार्ड के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। और वहीं नागपुर में महानगर पालिका की गार्डन में गांजे की खेती करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर निगम और प्रशासन और पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। नागपुर से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया जिसने नागपुर महानगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी। नागपुर के अंजनी इलाके के गजानन महाराज गार्डन में गांजे के पौधे उगते हुए पाए गए हैं। जिस पार्क में बच्चे खेलने आते हैं, बुजुर्ग टहलने आते हैं, वहां सरेआम नशे का ये पौधा लहलहा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद मुन्ना यादव ने इसका वीडियो वायरल कर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि पार्क में सुरक्षा गार्ड न होने का फायदा उठाकर कुछ नशेड़ी युवकों ने जानबूझकर ये पौधा लगाया। मामला सामने आने के बाद नागपुर नगर निगम के गलियारों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ने मामले की जाँच के आदेश दिए। अधिकारियों का मानना है कि शहर के 204 पार्कों में से कई जगहों पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है, जिसका फायदा अब नशा तस्कर और असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। उधर धनतौली पुलिस भी इस मामले में संदिग्धों की तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और महाराष्ट्र के धाराशिव में मिलावटी दूध बेचने के मामले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। बीते 6 महीने में 23 करोड़ 4,70,000 लीटर मिलावटी दूध बेचे जाने की बात कही जा रही है। धाराशिव जिले के भूम में चर्चित दूध मिलावट मामले में चौंकाने वाली जानकारी मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीने में 2,30,470 किलोग्राम घटिया गुणवत्ता वाले दूध पाउडर का इस्तेमाल मिलावट के लिए किया गया। इसे 23,04,070 लीटर कृत्रिम दूध तैयार किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 9,21,62,800 रुपए है। जांच में सामने आया है कि हर 100 लीटर शुद्ध दूध में 10 लीटर कृत्रिम दूध मिलाया जाता था। इस आधार पर अनुमान है कि पिछले 6 महीने में दूध संग्रह केंद्रों में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बेचे गए 23 करोड़ 4,70,000 लीटर दूध में मिलावट की गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मिलावटी दूध में फैट का स्तर बनाए रखने के लिए निरमा, पाम ऑयल और घटिया गुणवत्ता वाले पाउडर का इस्तेमाल किया जाता था। इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज हुए 8 दिन बीत जाने के बावजूद सभी अभियुक्त फरार हैं। फरार अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस ने टीमें गठित की है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे मिलावटी दूध के सेवन से गुर्दे, लिवर और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। और यूपी में एक मजदूर के घर अचानक इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई और उसे 41 करोड़ का नोटिस थमा दिया। नोटिस देखकर मजदूर के होश उड़ गए। देखिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अजब गजब मामला सामने आया। एक मजदूर के पास इनकम टैक्स की 41 करोड़ रुपए के नोटिस पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर के घर कुछ दिन पहले इनकम टैक्स का नोटिस आया। बताया गया कि खाते से 41 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। 7 करोड़ रुपए जीएसटी जमा करना है। मजदूर के पास नोटिस आने के बाद पूरे परिवार के होश उड़ गए। मजदूर ने इसकी शिकायत पटरी थाने पर की। पटरी थाने पर न्याय नहीं मिलने के बाद अब एसपी के यहाँ पहुंचकर उसने शिकायत की है। पीड़ित श्याम बाबू बिंद ने बताया कि नोटिस में पहले बैंक खाते से 21 करोड़ का लेन देन बताया गया। कुछ समय बीतने के बाद 41 करोड़ का नोटिस आ गया। जीएसटी के नोटिस देखकर पूरा परिवार परेशान है। इसमें कितना पैसा लेन देन किया नहीं मुझे मालूम, लेकिन अब दिखा रहा है नेट पे इनकम टैक्स। जब ऑफिस से नोटिस आने लगा तब हमें मालूम चला, तब चेक कराए, अब जाके दिखा रहा है 41 करोड़ रुपया का लेन देन हुआ है खाते से। 40 करोड़ रुपया का जीएसटी 7 करोड़ रुपया आया है और भरने के लिए आया है। तो हम लोग खेती किसानी करते हैं तो इतना पैसा हमारे पास है नहीं करेंगे। और खबर सीएम सिटी गोरखपुर से, जहां पर एसटीएफ और पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया है। उस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। कई मामलों में
पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर में देर रात हुए एनकाउंटर की देखिए। पुलिस और एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस दौरान एसटीएफ का एक सिपाही घायल हो गया। बदमाश की पहचान मुस्तफिजुल रहमान उर्फ बाबू के रूप में हुई है। बदमाश पर बीएसपी नेता की हत्या का आरोप है। रहमान पर हत्या की कोशिश, पुलिस कस्टडी से भागने समेत 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को सोमवार रात जानकारी मिली थी रहमान रामनगर करजहा में कुशीनगर की तरफ जाने वाला है। रास्ते में पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने घेरेबंदी की। बाइक पर जा रहे रहमान को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। मुस्तफिजुल रहमान दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले से पुलिस हिरासत से फरार था। इसके बाद से लगातार उसकी तलाश जारी थी। पुलिस टीम ने मौके वारदात से एक पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद की है। एनकाउंटर में घायल हुए सिपाही का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई पीतमपुरा शालीमार बाग सड़क चौड़ीकरण के तहत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार के एक्शन का है, जहां अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया। दिल्ली सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त है। इसी के तहत उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा शालीमार बाग इलाके में कार्रवाई की गई। पीतमपुरा में सरकारी जमीन पर बीच सड़क पर अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के समय सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई का मकसद लोगों के लिए सुगम और जाम मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना है। दिल्ली सरकार अवैध निर्माण को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। सड़क चौड़ीकरण के तहत शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। डीडीए ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी। कहा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण, गैरकानूनी पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी। डीडीए ने यह भी साफ किया कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च संबंधित कब्जा धारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के औरैया में एक होटल के बाहर होटल कर्मी के साथ मारपीट की गई। घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। दबंगई और मारपीट का ये वीडियो यूपी के औरैया का है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर स्थित एक होटल के बाहर देर रात कुछ युवकों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। वीडियो में दिख रहा है कि कार के बाहर खड़े एक युवक की बहस दूसरे शख्स से होती है। विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो जाती है। तभी कार में सवार कुछ लोग उतरते हैं और शख्स के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट की यह वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक देर रात होटल के बाहर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना से होटल कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सदर कोतवाली के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया है। घटना ने हाई राइज इमारतों में लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी वेगा सोसाइटी में लिफ्ट अटकने की घटना सामने आई। अचानक रुकी लिफ्ट में 4 लड़कियां फंस गईं। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट करीब 30 मिनट तक फंसी रही और लड़कियां मदद की गुहार लगाती रही। मदद ना मिलने पर लिफ्ट में फंसी लड़कियों ने खुद को शांत रखने और अपना हौसला बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने लिफ्ट के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना की जानकारी होने के बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस स्टाफ, दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे। काफी देर मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। इसके बाद सभी लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। गनीमत रही, इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद रेजिडेंट्स का आरोप है कि लिफ्ट एक्ट लागू होने के बावजूद ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिस वजह से ऐसा हो रहा है, उनका ये भी कहना है कि लिफ्ट के रखरखाव में लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।
यूपी के मुरादाबाद में लगातार बारिश के बीच रामगंगा नदी में उफान आने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच गांव वालों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद जिले के ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां रामगंगा नदी पर बने छोटे छोटे पुल डूब गए हैं। जनजीवन को प्रभावित करने वाले ये हालात पिछले कई दिनों से जारी बारिश और रामगंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पैदा हुए हैं। वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जान जोखिम में डालकर लोग इसी तरह नदी को पार करने के लिए मजबूर है, ये जानते हुए कि बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। ग्रामीण बैलगाड़ी को पुल से पार करने का खतरा मोल ले रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी पर है। रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बीकनपुर, बीरपुर, बुरियार, मोहम्मदपुर और अहमदपुर समेत कई गांवों का संपर्क फिलहाल जिले से कट चुका है। ग्रामीणों का आरोप है पिछले 4 दिन से इस बाढ़ की विभीषिका से रूबरू हैं। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। ग्रामीणों ने मदद की गुहार लगाई है।